हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित एंड यू आर वॉचिंग बायोमेट। तो आज हमारी इवोल्यूशन एंड बिहेवियर की लेक्चर सीरीज की जो है वो 5th क्लास है। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने लैमार्किज्म के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उसी की कंटिन्यूएशन में जो है वो डार्विनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डार्विनिज्म को हम जो है वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, जिसे कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो अगर हम चार्ल्स डार्विन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन का जन्म जो था वो इंग्लैंड में एक वेल्दी मेडिकल फैमिली में हुआ था इन 1809। तो उसके चलते उन्होंने जो था वो अपनी मेडिसिन की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन वो अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे उन्होंने देखा कि जो सर्जरी है वो काफी ज्यादा ब्रूटल। तो उस सर्जरी के ब्रूटैलिटी के चलते उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। फिर उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज से अपनी ग्रेजुएशन की इन थियोलॉजी, लेकिन उनका जो रियल इंटरेस्ट था, उनका रियल पैशन था, वो नेचुरल हिस्ट्री को स्टडी करना था। तो वो अपने कैंपस के आसपास जो थे वो बीटल्स को कलेक्ट करके उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व किया करते थे। उनके इसी इंटरेस्ट ने, उनकी इसी क्यूरियोसिटी ने आगे चल के उनको इवोल्यूशनरी आइडियाज को डेवलप करने में हेल्प की। ठीक है, तो उनके एक बहुत ही अच्छे मेंटर थे जिनका नाम था जॉन हेस्लो। ये जॉन हेस्लो जो थे वो एक बॉटनी के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने देखा कि जो डार्विन की क्यूरियोसिटी है वो नेचुरल हिस्ट्री में काफी ज्यादा है। तो उसके चलते उन्होंने डार्विन को एचएमएस वेगल की वॉयज को रिकमेंड किया, और इनकी ये जो एचएमएस वेगल की वॉयज है वो काफी ज्यादा फेमस है, और आगे चल के यही वॉयज उनकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो अगर हम इस वॉयज की बात करें तो ये जो थी वो 1831 से लेके 1836 के बीच में चली। तो डार्विन जो थे वो यहाँ पे एज ए नेचुरलिस्ट रिक्रूट हुए। तो उस वॉयज में उनका बेसिकली काम क्या था कि उन्हें जो था एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना, जिसमें कि उन्होंने जो था वो जितनी भी कोस्ट लाइन पर स्पीशीज है उनको मॉनिटर करना था। तो उनकी जो ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस थी वो साउथ अमेरिका के आसपास हुई। तो इन जियोग्राफिकल ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने कुछ फॉसिल्स को फाउंड किया नियर द एंड्स माउंटेन्स, जिसमें कि जायंट एक्सटिंक्ट मैमल्स भी थे जैसे कि ग्लिप्टोडोन और मेगाथेरियम। तो उन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर ये कंक्लूड किया कि हमारी अर्थ जो है वो काफी ज्यादा पुरानी है, और जितनी भी स्पीशीज है हमारी अर्थ के ऊपर वो ग्रेजुअली टाइम के साथ इवोल्व हुई। लेकिन इनकी जो की फाइंडिंग्स थी, इनकी जो मेन फाइंडिंग्स थी वो थी गैलापागोस आइलैंड। तो अगर हम बात करें गैलापागोस आइलैंड्स की, तो ये आइलैंड्स जो थे वो साउथ अमेरिकन मेन लैंड से 500 माइल्स की दूरी पर थे। तो यहाँ पे डार्विन ने फिंचेस की 14 अलग अलग स्पीशीज को रिपोर्ट किया, और उन स्पीशीज को डार्विन ने उनके बीक टाइप के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया। तो देखा क्या गया कि इनकी बीक में जो वेरिएशन था वो उनकी फूड ईटिंग हैबिट्स की वजह से था। एक्चुअली इन फिंचेस के जो एंसेस्टर्स थे वो साउथ अमेरिकन मेन लैंड से काफी साल पहले इन आइलैंड्स पर माइग्रेट हुए थे। तो अलग अलग आइलैंड्स पर जो थे वो अलग अलग फूड के सोर्सेज थे। तो उन्हीं फूड रिसोर्सेज के हिसाब से उन फिंचेस ने अपनी बीक को इवोल्व किया। तो इस तरह से उन आइलैंड्स पर फॉर एग्जांपल जो सीड ईटर्स थे उनकी बीक जो थी वो थिक क्रशिंग टाइप की थी, और जो इंसेक्ट ईटर्स थे उनकी बीक जो थी वो थिन प्रोबिंग टाइप की थी। तो डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि एक स्पीशीज से जो थी वो यहाँ पे 14 अलग अलग स्पीशीज जो थी वो डाइवर्सिफाई हुई। तो डार्विन ने अपनी इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एडेप्टिव रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट दिया। So according to Darwin, one ancestral species diversified into many species to occupy different ecological niches is known as adaptive radiations. तो यहाँ से डार्विन ने जो था वो एडेप्टिव रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट। तो अगर हम चार्ल्स डार्विन के इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस की बात करें तो चार्ल्स डार्विन जो है वो दो लोगों से ज्यादा प्रभावित हुए। फर्स्ट इज द चार्ल्स लिल एंड सेकंड वन इज द थॉमस मैल्थस। तो अगर हम चार्ल्स लिल की बात करें तो चार्ल्स लिल के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो धीरे धीरे स्लो और कंटिन्यूस प्रोसेसेस से इवॉल्व हुई है, क्योंकि चार्ल्स लिल जो थे वो एक यूनिफॉर्मिटेरियन थे। तो इस कारण से जो है वो ये बिलीव करते थे कि अर्थ की चेंजिंग जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो चार्ल्स डार्विन जो है वो इनके इस आइडिया से काफी ज्यादा प्रभावित हुए।
तो चार्ल्स डार्विन का ये मानना था कि अगर अर्थ जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है तो उसके साथ साथ उसमें पाई जाने वाली जितनी भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स की स्पीशीज है वो भी धीरे धीरे ही इवॉल्व हुई हैं। तो चार्ल्स लेल के इस आइडिया ने डार्विन को जो है वो डीप जियोलॉजिकल टाइम प्रोवाइड किया, जिसकी हेल्प से उन्होंने आगे चल के अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को फॉर्मुलेट किया। तो चार्ल्स लिल की वजह से डार्विन को ये आइडिया था कि स्पीशीज जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व करती हैं, लेकिन क्यों इवॉल्व करती हैं इसके बारे में वो अभी भी कंफ्यूज थे। तो फिर उन्होंने जो था वो थॉमस मैल्थस को पढ़ा। तो थॉमस मैल्थस जो थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने की ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी किया था। तो उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिकली इंक्रीज करती है, लेकिन फूड सप्लाई जो है वो लिमिटेड है क्योंकि वो अर्थमेटिकली ग्रो करती है। सो दिस लीड्स टू द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो उस स्ट्रगल में जो है ताकतवर इंडिविजुअल होगा वो सरवाइव करेगा एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर एलिमिनेटेड। तो उनके इस आइडिया से डार्विन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए। तो इन दोनों के आइडिया से जो है वो डार्विन ने जो है अपनी थ्योरी को जो है वो फॉर्मुलेट किया। चार्ल्स लिल से उनको पता चला कि स्पीशीज जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व करती हैं, और थॉमस माल्थस से उनको ये पता चला कि स्पीशीज जो है वो क्यों इवॉल्व करती हैं। तो इन दोनों के आइडियाज की वजह से आगे चल के जो है उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को जो है वो फॉर्मुलेट किया। तो इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट आती हैं जिनके बिना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अधूरी है, वो है एल्फ्रेड रसल वेलेंस। तो अगर हम एल्फ्रेड रसल वेलेंस की बात करें तो ये जो थे एक नेचुरलिस्ट थे, जिन्होंने की बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया था इन मलय आर्चिपिलैगो। तो इन्होंने जो है वो ज्यादातर काम स्पीशीज की अबंडेंस पर किया। मींस कोई स्पीशीज एक जगह में बहुत अबंडेंस में पाई जाती है और दूसरी जगह में जो है वो बिल्कुल कम पाई जाती है। तो स्पीशीज की अबंडेंस के बेसिस पर इन्होंने जो है वो वर्ल्ड को जो है वो 6 बायोजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया था। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो इनविजिबल लाइन की डिस्कवरी भी की थी, जो कि इंडोनेशिया के आसपास है। तो वहां पे जो है वो एशियाटिक स्पीशीज जैसे कि एशियाटिक लोइन जो है वो एकदम से दिखना बंद हो जाती हैं, और जो ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज है जैसे कि कंगारू, वो जो है वो एकदम से अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। तो उस रीजन को जो है वो वैलेंस ने जो है वो इनविजिबल लाइन कहा, और आगे चल के इसी इनविजिबल लाइन को जो है वो वैलेंस लाइन भी कहा गया। तो इनके इन सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से वैलेंस को जो है वो फादर ऑफ बायोजियोग्राफी भी कहा जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर भी काम किया था। तो हुआ क्या कि 1858 में जो है वो वैलेंस ने जो है डार्विन को अपना एक एस्से सेंड किया ऑन नेचुरल सिलेक्शन। तो उस एस्से को पढ़ के डार्विन को रियलाइज हुआ कि वैलेंस ने भी जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो सेम आइडियाज को डेवलप किया है जो कि उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में डेवलप किए हैं। तो जिसके कारण इन दोनों ने जो है वो ज्वाइंटली अपना पेपर पब्लिश किया इन लेनिन सोसाइटी 1858। इस कारण से थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का क्रेडिट जो है वो डार्विन के साथ साथ जो है वो एल्फ्रेड रसल वैलेंस को भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को जो है वो डार्विन वैलेंस थ्योरी भी कहा जाता है। तो इस कारण से थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का क्रेडिट जो है वो डार्विन और वैलेंस दोनों को ही एक साथ दिया जाता है। ऑल्दो पॉपुलैरिटी जो है वो डार्विन को ज्यादा मिली, लेकिन वैलेंस का कंट्रीब्यूशन भी जो है वो कुछ कम नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं इसके पोस्टुलेट्स। तो अगर हम इसकी पोस्टुलेट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है ओवर प्रोडक्शन। मीन्स ऑफस्प्रिंग जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में जो है वो फूड सप्लाई बहुत कम है। तो उस कारण से जो है वो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस होता है। मीन्स स्पीशीज जो है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करती हैं एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, जिसमें कि कंपटीशन होता है।
फॉर फूड, स्पेस, मेट्स, एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली जो सुपीरियर स्पीशीज होगी वही सरवाइव करेगी एंड रेस्ट ऑफ दी स्पीशीज आर एलिमिनेटेड, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो फूड और स्पेस है वो लिमिटेड है। फिर थर्ड आता है वेरिएशन। तो अगर हम वेरिएशंस की बात करें तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो जो सुपीरियर कैरेक्टर होगा, फिट कैरेक्टर होगा, वही सरवाइव करेगा। मीन्स वेरिएशन लीड्स टू द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे फिटनेस का मतलब है डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस। मीन्स कोई स्पीशीज जितनी ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगी वो उतनी ज्यादा फिट मानी जाएगी, ठीक है। और जो ये जो यूजफुल कैरेक्टर्स होंगे या फिर यूजफुल वेरिएशंस होंगे वो इनहेरिटेड होंगे, ठीक है। जो यूजफुल कैरेक्टर्स हैं या फिर फेवरेबल ट्रेड्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगे, और जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो इन्हीं फेवरेबल कैरेक्टर्स या फिर फेवरेबल ट्रेड्स के साथ पैदा हो। तो इस ऑफस्प्रिंग को कहा जाता है डिसेंड विद मॉडिफिकेशन। डिसेंड विद मॉडिफिकेशन। तो ऐसे ऐसे करके जो यूजफुल ट्रेड्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होंगे, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चली रहेगी फॉर द नंबर ऑफ जनरेशन, एंड आफ्टर द नंबर ऑफ जनरेशंस नई स्पीशीज जो है वो क्रिएट होंगी, एंड दिस लीड्स टू द स्पेसिएशन। तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो है वो एक स्पीशीज जो है वो बहुत सारी नई स्पीशीज में मॉडिफाई हो जाएगी धीरे धीरे, ग्रेजुअली। तो अपनी इस थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है पेपर्ड मोथ का। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जो था वो इन्वायरमेंट जो था वो काफी ज्यादा क्लीन था, जिसके कारण जो था वो ट्री की बार्क जो थी वो भी वाइट कलर की थी। तो उस ट्री की बार्क में जो थे वो वाइट कलर वाले मोथ जो थे वो काफी अच्छे से कैमोफ्लेज कर लेते थे, और जो ब्लैक कलर वाले मोथ थे वो इजिली बर्ड्स को दिख जाते थे। तो वर्ड्स क्या करते थे कि उन ब्लैक मोथ्स को जो थे वो इजिली पिक कर लेते थे, जिसके कारण ब्लैक मोथ्स की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा कम हो गई, और इन्वायरमेंट में जो थे वो वाइट मोथ्स जो थे वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थे। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ गया, तो जो ट्री की जो बार्क थी वो भी ब्लैक हो गई, जिसमें कि ब्लैक कलर के मोथ जो थे वो ज्यादा बेटर तरीके से कैमोफ्लेज कर पाते, जिस कारण से जो व्हाइट कलर के मोथ थे वो ज्यादा इजिली प्रीडेटर की नजर में आने लगे। तो प्रीडेटर यानी कि वर्ड्स जो थे वो इजिली व्हाइट मोथ्स को पिक करने लगे। तो फिर देखा क्या गया कि धीरे धीरे जो व्हाइट कलर के मोथ्स थे उनकी पॉपुलेशन जो है वो इन्वायरमेंट में डिक्रीज हो गई, और ब्लैक कलर के मोथ्स जो थे वो इंक्रीज हो गए। फिर उसके बाद जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो खत्म हुआ, फिर से नॉर्मल कंडीशन आई, तो फिर से जो है वो ट्री की बार्क जो थी वो वाइट हो गई। तो देखा गया कि एक बार फिर से जो है जो वाइट मोथ थे उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, और ब्लैक मोथ जो थे वो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो दोबारा से जो है वो डिक्रीज हो गई। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किस तरह से काम करता है। मीन्स नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, मीन्स सिचुएशन के हिसाब से काम करता है, ना कि इंटेंशनली। फिर एक और एग्जांपल है इसका, वो है ग्रीन एंड ब्राउन बीटल्स का। तो अगर हम ग्रीन और ब्राउन बीटल्स की बात करें, अगर इनकी प्रेजेंस जो है वो ट्री की ब्राउन बार्क पर है
तो वहां पे जो है वो ब्राउन कलर के बीटल्स जो है वो इजीली कैमोफ्लेज कर लेंगे और प्रीडेटर्स को जो है वो ग्रीन बीटल्स जो है वो ज्यादा दिखेंगे। तो इस कारण से प्रीडेटर जो है वो ग्रीन बीटल्स को फीड करेगा। तो जिस कारण से जो है वो ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, ब्राउन बीटल्स की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी। तो अगर इस सिनेरियो को अगर हम ग्रीन ग्रास पर ऑब्जर्व करें तो सिनेरियो जो है वो पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगा। तो इन दो एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है और इन्वायरमेंट में जो वेरिएशंस है वो पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन नेचर जो है उन वेरिएशंस को जो है वो सिलेक्ट करता है। फिर एक और एग्जांपल आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। तो दो टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो जब एंटीबायोटिक को अप्लाई किया जाता है तो देखा जाता है कि जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था, जिनके पास रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है, वही पॉपुलेशन में बचते हैं। बाद में फाइनल पॉपुलेशन में जो है वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं और जो सेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पॉपुलेशन से जो है वो एलिमिनेट हो जाती हैं। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फिर उसके बाद आता है सेक्सुअल सिलेक्शन। तो सेक्सुअल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो जब डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो यूजफुल वेरिएशंस है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे ओवर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स थे जो कि इंडिविजुअल के सर्वाइवल में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं, मीन्स इंडिविजुअल के लिए वो यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती हैं। तो डार्विन ने इस टाइप के इनहेरिटेंस या फिर इस टाइप के सिलेक्शन को कहा सेक्सुअल सिलेक्शन। मीन्स ये जो ओवर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स हैं ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए कोई रोल प्ले नहीं करती हैं, लेकिन ये जो है इनको रिप्रोडक्टिव एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल टेल ऑफ पीकॉक। तो पीकॉक जो है वो अपनी टेल की हेल्प से जो है वो मेट्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी फीमेल मेट को अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से जो है वो टस्क्स ऑफ एलिफेंट भी जो है वो एक एग्जांपल है सेक्सुअल सिलेक्शन का। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो उनके सर्वाइवल के लिए ठीक नहीं है। मीन्स जब भी पीकॉक के ऊपर किसी प्रेडेटर का अटैक होता है तो वो अपनी हैवी टेल को लेके उड़ नहीं पाता। दूसरा, उसकी इस टेल को मेंटेन करने में जो है काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। एलिफेंट के केस में भी यही होता है कि एलिफेंट का इन टस्क की वजह से जो है वो काफी ज्यादा शिकार होता है। तो सर्वाइवल एडवांटेज तो है। तीसरा, एंटलर्स ऑफ मेल डियर। तो जब भी किसी प्रेडेटर का अटैक होता है तो उसके एंटलर्स जो हैं वो झाड़ियों वगैरह में फंसते हैं। तो इस कारण से ये भी जो है एक ओवर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है जो कि सर्वाइवल में हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं जैसे कि पीकॉक टेल हो गई, फिर एंटलर्स ऑफ डेयर हो गए, एलिफेंट के टस्क हो गए, ब्राइट कलरेशन इन वर्ड्स हो गई, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो उन ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये कैरेक्टर्स जो हैं उनको रिप्रोडक्टिव एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं। मीन्स सेम स्पीशीज के अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो उनका ये जो रिप्रोडक्टिव एडवांटेज है वो उनके सर्वाइवल एडवांटेज को ओवरशैडो करता है। इसी के कारण जो है ये ओवर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती हैं। तो इस तरह से डार्विन ने जो है वो सेक्सुअल सिलेक्शन के मैकेनिज्म को जो था वो प्रपोज किया। फिर नेक्स्ट आता है इसका क्रिटिसिज्म। तो इस थ्योरी को जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, क्योंकि डार्विन की जितनी भी फाइंडिंग्स थी उनकी फाइंडिंग्स में जो था वो जेनेटिक गैप था, क्योंकि डार्विन को जो है वो जेनेटिक्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था और उस टाइम पर जो मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे वो भी इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे।
जैसे कि डार्विन ने कहा था कि नेचर में जो है वो वेरिएशंस पहले से ही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उन वेरिएशंस का सोर्स क्या है, उन वेरिएशन का ओरिजिन क्या है, उसके बारे में डार्विन जो है वो कोई भी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, क्योंकि जेनेटिक नॉलेज के बिना वेरिएशन के सोर्सेज के बारे में बता पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन डार्विन ने जो था वो जेनेटिक की स्टडी जो थी वो बिल्कुल भी नहीं की थी। तो इस कारण से डार्विन जो थे वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहे इन वेरिएशन के सोर्सेज को बताने में। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो था वो उन पर क्वेश्चन एराइज किए कि आपने कहा कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, यूजफुल कैरेक्टर्स हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। तो कुछ एक ओवर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि पीकॉक टेल, ब्राइट कलर इन बर्ड्स। तो ये जो एनिमल्स को जो है वो प्रीडेटर्स की नज़र में और ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और इनके सर्वाइवल के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो डार्विन ने इसको काफ़ी अच्छे से काउंटर किया और सेक्सुअल सिलेक्शन का मैकेनिज्म दिया, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया। सेक्सुअल सिलेक्शन के मैकेनिज्म में जो है वो हमेशा फीमेल के पास ही क्यों पावर होती है मेट को चूज करने की, ये पावर जो है वो मेल के पास क्यों नहीं है? तो डार्विन जो है वो इस क्वेश्चन को जो भी है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये जो कुछ एक ड्रॉबैक्स थी जो डार्विन की थ्योरी में थी। ठीक है। फिर डार्विन ने कहा था कि इवोल्यूशन जो है एक स्लो प्रोसेस है। इवोल्यूशन इज ए स्लो प्रोसेस, और स्लो प्रोसेस होने के साथ साथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हुगो डी बेरिस। तो उनके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन जो है वो स्लो और कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, बल्कि वो एक सडन और डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कि म्यूटेशंस की वजह से होती है। म्यूटेशंस की वजह से होती है। और उन्होंने जो थी अपनी एक थ्योरी भी फॉर्मुलेट की, विच इज नोन एज द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये थ्योरी जो थी वो डार्विन की थ्योरी से जो थी वो पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट थी। तो ये सब जो थी वो डार्विन की थ्योरी की जो थी वो कुछ ड्रॉबैक्स थी। फिर नेक्स्ट आता है नियो डार्विनिज्म। तो नियो डार्विनिज्म को जो है वो मॉडर्न और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो डार्विन की जो थ्योरी थी उसमें जो थी वो जेनेटिक्स कहीं ना कहीं मिसिंग थी। तो इस मॉडर्न थ्योरी में कुछ साइंटिस्ट ने जो है वो डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन, मेंडेलियन जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स को कंबाइन करके जो है एक नई सिंथेटिक थ्योरी दी, जिसका नाम था नियो डार्विनिज्म, विच इज नोन एज द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो आज जो है वो इसी नियो डार्विनिज्म को जो है वो एज ए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन माना जाता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थैंक यू।